डॉक्टर, पता है दुनिया में दो तरह के गवार होते हैं, एक अनपढ़ गवार, एक पढ़ा लिखा गवार, जो कि तुम हो। सुबह तक किसी भी तरह निपटा देते हो उस भीमराव को, एक ढंग की गलत दवा देते हो और मर जाता वो भीमराव। क्या जरूरत क्या थी तुम्हें उसे बचाने की, बताओ? अगर भीमराव को कुछ हो जाता तो क्या उसके घर वाले मुझे छोड़ते? छोड़ेंगे वो, अब भी नहीं। और मेरी चिंता मत करो डॉक्टर, मैं तो कह दूंगा कि डॉक्टर मेरे परिचित का था, मैं उससे मिलने गया था, उस बीच जेब भरी मेरे जेब से गिर गई, जो कि रमाबाई को मिली। रमाबाई के पास जेब घड़ी के अलावा कोई सबूत है क्या? बोलो तो अपनी चिंता करो, निकम्मे कहीं के। जोशी जी मेरी बात सुनिए। जोशी जी, अब ठीक है आप? मैं ठीक हूँ रमा। डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत सोचते हैं, चिंता करते हैं, इसलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि ज्यादा मत सोचिए, लेकिन नहीं, आपको तो आदत हो गई है। आप वही करेंगे जो आपको सही लगता है। अब मुझसे वादा कीजिए कि आप आज से चिंता नहीं करेंगे। ये सब चिंता करने की वजह से नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि किसी और चीज की वजह से हुआ है। किस चीज से? अरे जोशी जी मेरी बात सुनिए। जोशी जी सुनिए तो, अरे रुकिए तो सही। अरे एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। देखिए, अभी तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि भीम को जहर दिया गया था। राम जी ने जो कहा उसके बाद से मैं डर गया हूँ। हमें साथ रहना होगा। कौन है तू? हाँ? निकल यहाँ से, पीछा मत करना मेरा। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर साहब, मैं क्या क्या कर सकता हूं इसका अंदाजा नहीं है आपको। तो गलतफहमी छोड़ दीजिए अपनी। वो आदमी नहीं हूं मैं जो समझकर आप मुझसे बात कर रहे हैं, समझे? तो बेहतर यही होगा कि मेरा पीछा छोड़ें। निकलिए यहां से। जोशी जी सुनिए मेरी बात। डॉक्टर साहब, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। देख लीजिए, चंद पैसों के लिए आप जिसका साथ देना चाहते थे, वही आपको अपने अपराध का हकदार बनाकर वो चला गया। आप कौन है? मैं भीमराव का गुरु हूं। भीमराव मेरा शिष्य है। सोचा मेरे शिष्य के बारे में आपको कुछ बताता चलूं। मेरा शिष्य हर तरह की लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से जानता है, चाहे वो जीवन जीने की लड़ाई हो या न्याय पाने की लड़ाई हो। आई, चाय पीजिए। पिलाओ। अपनी सास को चाय पिलाओ और खुद भी पी। लेकिन मुझे पहले यह बताओ कि तुम दोनों भीम को देखने अस्पताल क्यों नहीं आए? सुनो लक्ष्मी, एक पहली और बच्ची हो तो ले आओ, या फिर दूसरी बना दो। सवाल टाल देने से तुम लोगों ने जो किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता और ना ही कभी भूलने दूंगा। मत भूलिए, नहीं आना चाहते थे अस्पताल, नहीं आए। जीजा भाई, इतना भी मत गिरो कि कोई तुम्हें कभी उठा ही ना पाए। इंसान की तबीयत खराब होने पर अच्छे अच्छे दुश्मन भी सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं, लेकिन तुम दोनों, शर्म आती है मुझे कि तुम दोनों इस परिवार का हिस्सा हो।
ठंडी हो गई चाय। चाय पीने दीजिए। आपको पीनी है तो बताइए, बना देगी वो दूसरी। बताइए। मैं क्या बताऊं, तुम दोनों को वक्त ही बताएगा। ठंडी हो गई चाय, लेकिन अच्छी बनी है। अब तो ऐसा लग रहा है ये घर भीम भाव के नाम पे ही आगे बढ़ रहा है। आनंद, भीम का बिस्तर बना दे, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। क्योंकि शायद ये दोनों भूल गई है कि भीम की बुआ अब तक जिंदा है। हाँ बुआ, और उसका भाई भी। लक्ष्मी, पियो चाय, पियो पियो। याद हूं मैं आपको? आप ना बहुत अच्छा ढोलक बजाते। कल भीमराव बेहोश होकर नहीं गिरता तो मैं आपसे बात करने वाली थी। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। जी बताइए ना। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं बची कुची जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन आप शादीशुदा हैं। क्या शादीशुदा हूँ? मेरा पहला पति व्यापार के लिए बाहर गया। विवाह के बाद हम सिर्फ 2 दिन साथ रहे। घर में उसके बिना तो शायद रह लेती, लेकिन सास ससुर के अत्याचार सहन करते करते मैं टूट सी गई थी, कमजोर हो गई थी। और इसीलिए मैंने ठाना कि मैं उस घर से अब भाग जाऊंगी। और जब मैंने ये ठाना, और तभी मुझे जोखू मिला और मैं उसी के साथ भाग गई। जोखू मुझे तब भी पसंद नहीं था और ना ही आज पसंद है। उसके साथ रहना, उस चाल की नौटंकी और भीम रमा के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी एक लाश की तरह नहीं बिताना चाहती। इसीलिए कल जब मैंने आपको उस भोज में देखा तो मेरे मन में फिर से एक उम्मीद जग गई। बस यही कहना था आपसे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तो आराम से सोचिए, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी आपके साथ ही गुजारनी है। मैं उस भोज में पानी पीने गया था ना, मुझे लगता है उस पानी में कुछ मिला हुआ था। कुछ नहीं, जहर मिला था। जहर? किसने जहर दिया था? यदि मैं कह भी दूं कि नरोत्तम ने जहर दिया था, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि न तो मेरे पास सबूत है और न ही आप साबित कर पाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मेरी बातों का असर हुआ आप पर? और अब आपको भरोसा हो गया होगा कि भीम न्याय के लिए लड़ाई अवश्य लड़ेगा और आप फंस जाएंगे। इस कारण आप क्षमा मांगने यहां आ गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं डर गया
क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, आई है, बाबा है और उन सब का सहारा मैं ही हूं। यदि एक बार मैं अपराधी साबित हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। फिर उन लोगों को कौन देखेगा? भीम, लो फल खाओ, फल खाओ, थोड़ी ताकत मिलेगी। और भीम, ऐसे किसी पर दया करके उनके अपराधों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, अब सही कह रहे। थाने में चल के इनकी शिकायत दर्ज करते हैं। चलिए। रुको रमा, वहां से एक कागज और पेन लेके आओ। जाओ। लिख के दीजिए। यदि मैं अपने अपराध को लिख के दूंगा तो मुझे निश्चित ही जेल हो जाएगी। अपराधों के बारे में नहीं, ये लिख के दीजिए कि आगे से आप किसी भी मरीज के साथ वो नहीं करेंगे जो आपने मेरे साथ किया, और इसी के बदले में मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। भीम, ये तुम क्या कर रहे हो? आज अगर तुम इसे छोड़ोगे तो कल ये किसी के साथ ऐसा ही करेगा। और भीम, हर किसी की पत्नी रमाबाई जैसी नहीं होती है जो हिम्मत दिखाकर अपने पति को बचा ले। मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लाइए मैं लिख के देता हूं। अब हर बार वैसा करते हैं जैसा मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। मैं समझ गया आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इसमें लिख दिया है, मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। यदि हो सके तो इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। हाथ मत जोड़िए। डॉक्टर की पोशाक में हाथ जोड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे आप। और अगर आपको माफी मांगनी है तो मुझसे मत मांगिए, अपने पेशे से मांगिए। और एक बात, इस बार मेरी जान का सवाल था, इसलिए आपके खिलाफ कंप्लेंट ना करने का फैसला लेने का हक भी मेरा था। किसी और की जान का सवाल होता तो मैं अभी तक आपको खींच के पुलिस थाने ले गया होता। आगे से याद रखिए। मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं क्या करूंगा इसका? आप ही के पास रखिए, संभाल के। आगे कभी कोई नरोत्तम जोशी किसी भीमराव को जान से मारने के लिए आपको लालच देगा तो उस वक्त ये जरूर पढ़िएगा। पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके।
यही है भीमराव अंबेडकर? हाँ, मैं ही हूँ। और आप कौन है? जिस बच्चे की किताब आपने जलने से बचाई थी, मैं उसकी माँ हूँ। कब से आपको देखना चाहता था। मेरा बेटा जब घर लौटा, उसके पापा ने उसे बहुत डांटा, मारा भी, लेकिन अगले ही दिन उसने जिद पकड़ ली कि अगर भीमराव मेरी किताब को जलने से बचाने के लिए अपना हाथ जला सकते हैं, तो क्या मैं अपने भविष्य को जलने से बचाने के लिए पढ़ नहीं सकता हूँ? वो आपके जैसा बनना चाहता है, इस बात पे वो अड़िग है, और इसीलिए वो अपने बाबा के सामने खड़ा है। ये हिम्मत मैं नहीं उसे दे पाई, आपने दी है। इसलिए ये मिठाई मैं आपके लिए ले आई हूँ। धन्यवाद समझकर खा लीजिए। ये कुछ खाए इससे पहले मैं इस चीज की जांच करूंगी। देखिए, बुरा मत मानिए, इन्हें किसी ने जहर खिला दिया था, इसलिए अब से मैं इनकी पत्नी होने के नाते हर अनजानी चीज सबसे पहले मैं खाऊंगी, फिर इन्हें खाने दूंगी। मेरी जान चली जाए तो चलेगा, लेकिन इनकी जान नहीं जानी चाहिए। नहीं नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे लिए तो ये हमारे ईश्वर है, हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। कुछ नहीं होगा इन्हें। मैं आशीष देती हूँ कि दुनिया के अंत होने तक ये रहे। जब सब खत्म भी हो जाए ना, तब भी ये रहे। जिसने भी आपको जहर दिया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। रमा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी जान चली जाएगी तो चलेगा? और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं अपने हिस्से का जहर तुम्हें खाने दूंगा? क्योंकि मैं रमाबाई हूँ, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ, भीमराव अंबेडकर नहीं हूँ। और आपकी जरूरत सिर्फ मुझे ही नहीं, इस समाज को भी है, जिनकी जान लेने पर पूरी दुनिया उतारू हो जाए, उस जान की कीमत बहुत होती है। आपकी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप मेरे पति भी हैं और इस समाज के धरोहर भी। इसलिए आज से मैं आपकी पत्नी भी हूँ और रक्षक भी। साहेब मेरे भीमराव, साहेब